जय हिंद दोस्तों, दिस इज़ अमिता एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनुराज। दिस इज़ माय सेकंड वीडियो टू लर्न हिस्ट्री एंड मेक अ हिस्ट्री। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपनी पहली वीडियो में हिस्ट्री की क्लास का शुभारंभ कर दिया था और एक इंट्रोडक्शन क्लास से उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज से हम अपनी हिस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए वीडियो में मूव ऑन करते हैं और आगे पढ़ते हैं। तो देखिए, हमने पिछली क्लास में भी समझा था कि हिस्ट्री क्या है। तो हिस्ट्री एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें अतीत के बारे में बताता है। अब यहाँ एक क्वेश्चन ये बनता है कि क्या पास्ट में घटी सारी घटनाएं हिस्ट्री कही जाएंगी? तो मैं आपको बता दूँ, अभी तक आपको ये लगता होगा कि पास्ट की सारी घटनाएं अतीत में जो हुई हैं वो सारी घटनाएं आपको हिस्ट्री में ही पढ़नी है, आप ये जानते हैं। पर क्या पास्ट में घटी सारी घटनाएं हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं? क्या उन्हें हम कह सकते हैं कि वो अतीत है? जी नहीं। पास्ट में घटी सिर्फ वो घटनाएं ही हिस्ट्री में काउंट होती हैं जिनके हमें स्रोत हासिल हों, जिनके हमें जो हमें पता हो कि डेफिनेटली ही वो घटी होंगी। और अगर ऐसा है कि अगर कोई चीज़ डेफिनेटली घटी है या फिर ऐसा हुआ है तो उनके लिए हम किसी आधार पर ही कह सकते हैं कि वो चीज़ें घटित हुई होंगी। किस आधार पर कह सकते हैं? कुछ स्रोत होंगे, कुछ अभिलेख होंगे या फिर कुछ ना कुछ तो फैक्ट्स होंगे जिनके ज़रिए हम कह सकते हैं कि वो पास्ट है हमारा। तो किसी न किसी स्रोत के आधार पर ही हमें जानकारी मिलती है, उन्हीं को हम कहेंगे कि हमारी हिस्ट्री का हिस्सा है। अदरवाइज़ वो सारी हमारे पास्ट का हिस्सा हो जाती है, हिस्ट्री का हिस्सा नहीं होती। तो पहले हम समझ लेते हैं कि हिस्ट्री आया कहाँ से ये वर्ड, या फिर ये वर्ड हमें मिला कहाँ से। तो हिस्ट्री का अर्थ होता है हिस्टोरिका, जो कि एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है द नॉलेज, द इंफॉर्मेशन, यानी छानबीन करके मिली जानकारियों को हम हिस्ट्री में रखते हैं और हिस्ट्री कहते हैं। जिसकी शुरुआत कहाँ से हुई? अगर इसकी शुरुआत देखी जाए तो इसकी शुरुआत एक यूनानी व्यक्ति थे, हेरोडोटस, जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी। अतीत की बारे में जानकारियाँ इकट्ठा करके उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। उनकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिका था और इसीलिए हम उनका नाम हेरोडोटस था और इसीलिए हम उनको ही इतिहास का जनक भी कहते हैं। और इतिहास अतीत का अध्ययन है। अतीत का अध्ययन कैसे है? हम ये तभी कह सकते हैं जब उसके बारे में कोई स्रोत हमें प्राप्त हुआ हो। तो अतीत के अध्ययन के लिए जिन स्रोतों का हम सहारा लेते हैं हिस्ट्री को जानने के लिए, उनको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला होगा पुरातात्विक स्रोत, दूसरा होगा साहित्यिक और तीसरा होगा विदेशी यात्रियों के वृत्तांत, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में देखेंगे। जैसा कि अब आप सब जानते हैं कि हिस्ट्री की शुरुआत एक यूनानी व्यक्ति हेरोडोटस ने सबसे पहले एक पुस्तक लिखकर घटनाओं की जानकारी देकर की थी। इसकी पुस्तक हिस्टोरिका थी और हेरोडोटस को ही इसलिए हिस्ट्री का पिता भी कहा जाता है। और आप जान चुके हैं कि हिस्ट्री वो ग्रंथ है जो अतीत में घटित घटनाओं के बारे में बताती है, जिसकी जानकारी के लिए हमारे पास कुछ स्रोत हैं जिनको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। एक है पुरातात्विक स्रोत, सेकंड है विदेशी यात्रियों के वृत्तांत और थर्ड इज साहित्य। पुरातात्विक स्रोत वे स्रोत हैं जो कि अवशेषों पर आधारित हैं। जिन पुरातात्विक स्रोतों को भी हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक तो सिक्के और दूसरा अभिलेख। सिक्के जो पढ़ने की कला है उसको न्यूमेसिमेटिक कहते हैं और अभिलेख वो अभिलेख होते हैं जो कि पत्थरों पर लिखवाए जाते हैं। पत्थरों पर लिखी गई जानकारी को ही अभिलेख कहा जाता है। और विदेशी यात्रियों के वृत्तांत आपको पता है, हम आगे भी पढ़ेंगे। और साहित्य 2 तरह के होते हैं, एक धार्मिक, दूसरा गैर धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्यों को भी 2 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें ब्राह्मण साहित्य आ जाता है और गैर ब्राह्मण साहित्य आ जाते हैं। ब्राह्मण साहित्यों को भी कई हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें वेद आते हैं, ऋग्वेद आते हैं, वेदांग आते हैं, पुराण, उपनिषद और महाकाव्य ब्राह्मण ग्रंथ में आ जाते हैं। गैर ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो उसमें जैन साहित्य आ जाते हैं और बौद्ध ग्रंथ आ जाते हैं। अगर अब हम इन तीनों स्रोतों के एग्जाम्पल के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करें तो पुरातात्विक स्रोतों में सिंधु सभ्यता को रखा जाता है। सिंधु सभ्यता के बारे में हमें पुरातात्विक स्रोतों से ही पता चलता है। और इसी में अभिलेख की अगर बात करें तो सबसे पुराना अभिलेख अशोक के अभिलेख को माना जाता है। साहित्यिक स्रोतों की बात करें
तो साहित्यिक स्रोतों में धार्मिक स्रोत पुराण, रामायण, महाभारत एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें धार्मिक स्रोतों में आ जाती हैं। और गैर धार्मिक स्रोतों में अर्थशास्त्र आ जाता है। यहाँ पे अर्थशास्त्र आ जाता है, और मेगास्थनीज की इंडिका आ जाती है, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास जी की। ये सब हमारे गैर धार्मिक स्रोतों में आ जाते हैं। विदेशी यात्रियों की बात करें तो विदेशी यात्रियों में गुप्त काल का शासन काल, महान शासक थे जब जिस टाइम पे चंद्रगुप्त द्वितीय, उनके टाइम पे फाह्यान यात्री आए थे, चीनी यात्री। उनकी पुस्तक से पता चलता है। पुष्यवृत्ति वंश में हर्षवर्धन में 629 ईस्वी में चीनी यात्री हेनसांग आए थे, जिन्होंने सीयू की पुस्तक लिखी थी, उससे हमें पता चलता है। और दिल्ली सल्तनत में भी 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम काल में इब्न बतूता अफ्रीकी यात्री मोरक्को से आए थे, जिनके रेहला नामक पुस्तक में उस समय के सल्तनत के बारे में लिखा गया है, जिससे हमें जानकारी मिलती है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर कोई घटना अतीत की इन तीनों कसौटियों पर खरी उतरती है तो वो हिस्ट्री मानी जाती है, और अगर इन तीनों कसौटियों को वो पे खरी नहीं उतरती है तो वो सिर्फ एक पास्ट का हिस्सा बन के रह जाती है, हम उसे हिस्ट्री में काउंट नहीं करते। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि अतीत क्यों है, और हिस्ट्री को हम हिस्ट्री में क्यों रखते हैं, किन स्रोतों के ज़रिए हम जानते हैं कि ये अतीत और ये हिस्ट्री है। तो इसके आगे अब हम देखते हैं कि इतिहास में हमें पढ़ना क्या है। इतिहास देखिए, हिस्ट्री को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। एक सिर्फ पढ़ने की सुविधा के लिए, जिसमें कि प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में हिस्ट्री को बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, इंग्लिश में इसे प्री हिस्ट्री, आद्य ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्ट्री, और ऐतिहासिक यानी कि हिस्ट्री पीरियड। तो प्रागैतिहासिक काल में 2 भाग हैं, एक तो पाषाण युग, दूसरा है ताम्र पाषाण युग। प्रागैतिहासिक काल इतिहास का वह कालखंड जिसके सिर्फ अवशेष प्राप्त हैं, हमें कोई लिपि नहीं थी इसलिए कुछ लिखा नहीं गया, लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था इसलिए कुछ लिखा नहीं गया, जिसके कारण हमें इसके बारे में कोई खास जानकारियाँ नहीं मिलती हैं। इसी प्रागैतिहासिक काल को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक तो पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल एंड नेक्स्ट इज नवपाषाण काल, जिसे हम उत्तर पाषाण काल भी कह सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि कोई भी अगर काल है या फिर कुछ भी है, अगर वो मध्य तक पहुंच गया तो उसके बाद का जो काल होगा उसे हम उत्तर पीरियड भी बोल सकते हैं, इसलिए नवपाषाण काल को उत्तर पीरियड भी कहा जाता है। तो आद्य ऐतिहासिक की बात करें तो इसमें हमारी सिंधु सभ्यता आ जाती है, जो कि लिखित है, लिखित साक्ष्य हमें मिले हैं पर अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। कुछ अलग ही तरीके की भाषा थी वो, जिसमें कि भाव चित्रात्मक लिपि का यूज़ किया गया, जिसको आज तक पढ़ने में इतनी ही सक्षमता हासिल नहीं हुई है हमारे इतिहासकारों को। उसके बाद आता है ऐतिहासिक पीरियड, जिसमें प्राचीन हिस्ट्री पढ़ी जाएगी, मध्यकालीन, आधुनिक, नेहरू काल और विश्व हिस्ट्री भी हम ऐतिहासिक पीरियड में ही पढ़ेंगे, जिसके हमें लिखित स्रोत भी प्राप्त हैं और पढ़ा भी जा सका है, इसीलिए हम इसे ऐतिहासिक पीरियड में पढ़ेंगे। सो आई होप अब आपको पता चल चुका होगा कि हमें हिस्ट्री में कहाँ पर और कितना क्या पढ़ना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आगे की क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में ही कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।